आप सभी को असीम श्रीवास्तव का विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, मैं भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के भू आकृतिक या भौतिक प्रदेशों की व्याख्या कर रहा हूं और इस क्रम में मैंने अभी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की व्याख्या शुरू की है। इसके अंतर्गत मैंने ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतमाला की व्याख्या की है और इसी के साथ साथ इसमें फॉल्ट्स की भी, अंतर पर्वतीय घाटियों का भी और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इन सब चीज़ों को मैंने समझा दिया है। अब हिमालय में मतलब जो पश्चिमी हिमालय है, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला में बांटते हैं, उसमें एक छोटी टॉपिक है हिम रेखा और हिमानिया। अब हिम रेखा और हिमानिया क्या है या इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम समझते हैं। तो क्या होता है हिम रेखा? हिम रेखा, इसको हम लोग कहते हैं स्नो लाइन। इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। ये स्लोप्स हैं, ढाल हैं, इस तरीके से। तो हिम रेखा जो होता है, बस 2 मिनट लगेंगे, बस बेहतर समझ आपकी विकसित हो, इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं आपकी बेहतर समझ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हिम रेखा किसको बोलते हैं। अब पहले आप समझिए, ये जो लाइन है, इन सभी लाइन को ही हम लोग बोलते हैं हिम रेखा। चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये जो लाइन है, यही है स्नो लाइन। तो क्या है हिम रेखा? तो हिम रेखा ऊंचाई पर किसी विशेष स्थान पर ऊंचाई पर वह स्थान होता है जिसके ऊपर सालों भर बर्फ जमी रहती है। ये बर्फ है। तो हिम रेखा किसी विशेष स्थान पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वह स्थान जिसके ऊपर सालों भर बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई रहती हैं। तो जिस स्थान से वो बर्फ शुरू होता है, उस स्थान को, स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम बोलते हैं हिम रेखा। आप कोई भी पर्वत भी देखते होंगे तो पर्वत के टॉप पे, एकदम चोटी पे आप देखते होंगे सफेद दिखता है, वो बर्फ की मोटी चादरें। लेकिन पूरे पर्वत पे तो इस तरह से नहीं होता है। तो एक खास ऊंचाई होती है जिसके ऊपर अब हम जाएंगे तो हमेशा हमको बर्फ ही बर्फ मिलेगा। तो जहां से वो मिलना शुरू होता है, उसी रेखा को हम बोलते हैं हिम रेखा। अब इस हिम रेखा की ऊंचाई, भारत में जो हिमानिया है, ग्लेशियर्स हैं, वो तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कुछ पर्वतीय इलाकों में। तो फिर भारत में जो हिम रेखा की ऊंचाई है, वो पश्चिमी हिमालय में अलग है, पूर्वी हिमालय में अलग है। हिम रेखा की ऊंचाई हर जगह एक समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि इसके लिए कई सारे कारक होते हैं, जैसे कि अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। अक्षांशीय स्थिति इसके लिए इंपॉर्टेंट है, या स्थलाकृति, उच्चावच जिसको हम लोग बोलते हैं स्थल रूप, वो इंपॉर्टेंट है। ढाल इंपॉर्टेंट है और वर्षा की मात्रा का महत्व है। यही वो 4 फैक्टर हैं जिसके कारण हिम रेखा की ऊंचाई एक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। अक्षांशीय स्थिति आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तापमान कम होता चला जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान हमेशा हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो वहां पर पानी क्या होगा? जो वर्षा होगी तो जल के रूप में नहीं होगी, बर्फ के रूप में होगी। तो अगर कोई निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है और वहां कोई पर्वत है तो बहुत ऊपर जाएंगे। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अगर कोई बहुत ऊंची पर्वत श्रेणी है तो बहुत ऊपर जाने के बाद आपको हिम रेखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है जहां तापमान हमेशा माइनस में रहता है, वहां अगर कोई छोटी पर्वत चोटी भी है तो वहां बहुत जल्द ही आपको हिम रेखा मिल जाएगा। तो अक्षांशीय स्थिति का महत्व है। स्थलाकृति जो उच्चावच है, ढाल कैसा है? अगर ढाल मंद होगा तो बर्फ ज्यादा जमेगा और निचले इलाकों मतलब बहुत जल्दी ही वो हिम रेखा मिल जाएगा। ढाल एकदम खड़ा होगा तो फिर क्या होगा? एकदम टॉप मतलब जो संकुचित हो जाएगा, बहुत ऊपर जाएंगे तब मिलेगा। और
जैसे ये आपको वर्षा की मात्रा, जिन इलाकों में वर्षा ज्यादा होगी, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो 2000, 3000, 4000 मीटर ऊपर जाएंगे तो ऑलरेडी वो 24-25 डिग्री सेल्सियस मैदानों से कम हो जाएगा। तो मैदान में अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो 4 किलोमीटर ऊपर -10 हो जाएगा। तो वहां तो बर्फ भी, हमेशा पानी जो भी मौजूद होगा वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होगी वहां हिम रेखा जल्दी मिल जाएगा। जिन इलाकों में वर्षा कम होती है वहां हिम रेखा ज्यादा ऊंचाई पर जाने में मिलेगी। इसीलिए सवाल भी पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ सवाल भी पूछा जाता है। आपको दिखाता हूं एक मैप भारत का। इसीलिए सवाल भी एक आता है कि देखिए ये वाला जो आपका मैप है, ये वाला जो मैप है, देखिए यहां पे आप इस मैप में देखेंगे, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका पश्चिमी हिमालय का है और ये वाला जो इलाका है ये पूर्वी हिमालय का इलाका है। इस इलाके में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है और इस वाले इलाके में तुलनात्मक रूप से हिम रेखा की ऊंचाई कम होती है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग ने, कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर जाने पर मिलती है। या फिर आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम है, ऐसा क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है, देखिए यहीं पर है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो सीधे जाती हैं पूर्वांचल पहाड़ियों की तरफ और इधर पूर्वी हिमालय की तरफ। तो क्या है कि बंगाल की खाड़ी से निकटता होने के कारण पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण जैसे ही हम लोग 4000 मीटर तक बढ़ते हैं, तापमान माइनस में चला जाता है, वो जल बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है। इसीलिए पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4300 मीटर है, 4300 मीटर। यहां पर हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी? 4300 मीटर। यानी पूर्वी हिमालय में हम 4300 मीटर नहीं, लगभग 4 किलोमीटर या 4000 मीटर ऊपर जाएंगे तब हमको वो स्थान मिल जाएगा जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है। जबकि ये जो पश्चिमी हिमालय है ये बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर है और अरब सागर से भी जो पवनें जाती हैं वो बरसते बरसते जाती हैं, यहाँ इनकी आर्द्रता नमी कम हो जाती है। इसीलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है। इसीलिए पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान हमेशा माइनस में रहता है और वहां फिर जल जो है बर्फ के रूप में होता है। या फिर यहाँ पर जो वर्षा होती है उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फ के रूप में, हिमपात जो होती है वो कब होती है? जाड़े में होती है। पछुआ वेस्टर्ली स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम जो होती है, पछुआ विक्षोभ के कारण जाड़े में यहाँ हिमपात होता है काफी ऊंचाई वाले इलाकों में। निचले इलाकों में होता भी है तो तापमान अधिक होने के कारण वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। लेकिन उच्च पर्वतीय इलाकों में जहां तापमान सालों भर माइनस में रहता है वहां जाड़े में हिमपात होता है और वो बर्फ जमी रहती है सालों भर। इसीलिए चूंकि ये बंगाल की खाड़ी से दूर है और यहाँ हिमपात होता है कब? पछुआ विक्षोभों के कारण जाड़े में। इसीलिए पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। यही मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी से दूरी और तुलनात्मक रूप से वर्षा की मात्रा में अंतर। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कम और पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। अब हिम रेखा को जब हम समझ गए तो अब हमको समझना चाहिए कि किसको बोलते हैं हिमानिया, ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं। तो इसको भी हम समझने का प्रयास यहां करते हैं। देखिए हिमानिया, हिमानिया, इसको हम लोग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स बोलते हैं। अब हिमानिया क्या होती है? तो हिमानिया जो होती हैं बड़ी मात्रा में चलती या बहती, फिर से सुनेंगे, हिमानिया बड़ी मात्रा में चलती या बहती हिम की राशियां होती हैं जिनको हम लोग हिमनद या हिम की नदियां भी बोलते हैं। तो जो विशाल बर्फ जो होता है जब वो चलायमान होता है नीचे की तरफ तो उन्हीं को, या फिर वो स्थिर नहीं है वो चलायमान है नीचे की तरफ, तो उसको हम लोग कहते हैं हिमानिया या ग्लेशियर्स या हिम की नदियां या हिमनद बोलते हैं।
और इनके द्वारा जो चट्टानों का घर्षण हो से टूट फूट होता है, उन टूटे फूटे चट्टानी पदार्थों को, जो चट्टान के टूटे फूटे पदार्थ हिमानियों के कारण टूटते फूटते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिमोड। और इन्हीं हिमोडों के निक्षेपण से, जो इन्हीं हिमोडों का जब कश्मीर घाटी के जलीय क्षेत्र में निक्षेपण हुआ तो जलीय क्षेत्र भर गया और कश्मीर घाटी बन गई, जिसको हम लोग करेवा बोलते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो ये जो हिमानियां होती हैं, ये एक शब्द इसमें आता है हिमाच्छादित मैदान। एक शब्द इसमें आता है हिमाच्छादित मैदान। तो किसको कहते हैं हिमाच्छादित मैदान? हिम आच्छादित, दो शब्द है ना, आच्छादित मतलब ढका होना, यानी वह स्थान जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ हो, ऐसा मैदान, ऐसा क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ हो, उसको हम कहते हैं हिमाच्छादित मैदान। तो ऐसा कैसे संभव है कि किसी क्षेत्र में कोई स्थान है वहां सालों भर हमेशा बर्फ जमी रहती है? तो वैसा क्षेत्र जहां तापमान हमेशा, वैसा क्षेत्र जहां तापमान हमेशा हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, यानी कि माइनस में, फ्रीजिंग पॉइंट से कम, तो फिर वहां वर्षा कैसे होगी? जल के रूप में तो होगी नहीं, वहां वर्षा हमेशा कैसे? स्नोफॉल के रूप में, हिमपात के रूप में होगी। तो ऐसा स्थान जहां तापमान हमेशा हिमांक बिंदु से नीचे, तापमान हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता हो, वहां पर वर्षा कैसे होगी? किस रूप में होगी? हिमपात के रूप में होगी, स्नोफॉल के रूप में होगी। ठीक है। अब दूसरी शर्त हिमाच्छादित मैदान बनने के लिए, पहली शर्त कि तापमान हमेशा हिमांक बिंदु से नीचे हो, तो वर्षा किस रूप में होगी? हिमपात के रूप में। अब दूसरी शर्त हिमाच्छादित मैदान के बनने के लिए, ऐसा क्षेत्र जहां तापमान हिमांक बिंदु से नीचे हो और हिमानी, या आप कहें इसको दूसरे शब्दों में बर्फ, समझ, हिम को ही हम लोग बर्फ लिख सकते हैं ना आम भाषा में, का शुद्ध वार्षिक संचय अधिक होता है और हिम का शुद्ध वार्षिक पिघलन या वाष्पीकरण की जो दर होती है कम होती है। तो जिस दर से किसी स्थान पर स्नोफॉल हो रहा है, हिमपात हो रहा है, अगर हिमपात का जो दर है वो अधिक है और इस दर की तुलना में जो बर्फ पिघल रहा है या वाष्पीकरण हो रहा है उसका दर कम है, तो नुकसान होगा कम और नया बर्फ जमता चला जाएगा अधिक। ऐसी स्थिति में वहां क्या होगा? वहां पर बर्फ की मोटी चादरें एक बड़े क्षेत्र में जम जाएंगी और वैसे ही क्षेत्र को हम कहते हैं हिमाच्छादित मैदान। और ये जो हिमाच्छादित मैदान है कहां मिलेंगे? सदैव किसके ऊपर? हिम रेखा के ऊपर, क्योंकि हिम रेखा ही वह रेखा है जिसके ऊपर सदैव सालों भर बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जमी क्यों रहती है? क्योंकि वहां हिमपात की दर अधिक है, जबकि हिम का गलन का जो दर है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई का क्षेत्र है जहां तापमान हमेशा माइनस में रहता है। तो इस तरह से हिमानियां बनती हैं। अब हिमानियां जो होती हैं, हिमाच्छादित मैदान आपने समझा, तो ये जो हिमाच्छादित मैदान या जो हिमानियां हैं वो दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक हिमानी को बोलते हैं महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, जब बहुत बड़े क्षेत्र में हो तो एक को बोलते हैं महाद्वीपीय हिमनद और दूसरे को बोलते हैं पर्वतीय या घाटी हिमनद। तो हिमानियों का जो मेजर, जो दो प्रकार का मुख्य, जो दो प्रकार की हिमानियां होती हैं, एक महाद्वीपीय हिमनद होता है और दूसरा पर्वतीय घाटी हिमनद होता है। तो क्या अंतर होता है इन दोनों में? तो ये जो महाद्वीपीय हिमनद है ये बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे रहता है, ये पूरे ध्रुवीय क्षेत्र को बर्फ से ढका हुआ होता है, या फिर महाद्वीप के एक बहुत बड़े पोर्शन पे बर्फ की मोटी चादरें ढकी हुई होती हैं और जहां पर बर्फ की मोटाई हजारों मीटर उसकी गहराई होती है। और ऐसे विशाल क्षेत्र को जो बर्फ ढका हुआ होता है, तो ऐसा मैदान सेंटर से शुरू होता है और बाहर की तरफ फैलता है और इस तरह से बहुत विशाल क्षेत्र को आच्छादित या ढका हुआ जो हिम होता है, वैसे हिमनद को हम बोलते हैं महाद्वीपीय हिमनद। अगर इसका उदाहरण देखें तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद है, किस कैटेगरी में आएगा? महाद्वीपीय। उसी तरह से उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक का जो क्षेत्र है
वो भी महाद्वीपीय हिमनद का उदाहरण है। या एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जो उच्च ध्रुवीय क्षेत्र में है, उत्तरी ध्रुव के निकट। वहां पे भी ग्रीनलैंड का भी लगभग समूचा इलाका जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो ऐसे विशाल क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों या महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से में जो बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई रहती हैं सालों भर, उनको हम महाद्वीपीय हिमनद बोलते हैं। तो फिर किसको बोलते हैं? पर्वतीय घाटीय हिमनद। तो जो ये हिमानियां होती हैं, जब नीचे की तरफ सड़कती हैं, नीचे की तरफ चलायमान होती हैं, घाटियों की तरफ खिसकती हैं, तो हम इनको कहते हैं पर्वतीय घाटी हिमनद। और भारत में जितनी हिमानियां पाई जाती हैं वो सब पर्वतीय घाटी हिमनद है। अब इनका उदाहरण, तो भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है इसका नाम है सियाचिन, 75 किलोमीटर ये लंबा है। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो हिमानी है उसका नाम है हिस्पर। ये सब काराकोरम श्रेणी पर है। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा हिमनद है भारत का बियाफो, और उसके बाद बलतोरो। इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड में गंगोत्री, गंगा इसकी स्रोत है, गंगा। फिर आप जानते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री की जो लंबाई है वो लगभग 30 किलोमीटर की है। फिर यमुनोत्री आप जानते हैं, इससे यमुना नदी निकलती है। फिर मिलाम हिमनद है, इससे काली या शारदा नदी निकलती है। फिर चौड़ाबारी हिमनद है उत्तराखंड में, चौड़ाबारी, इससे जो है वो मंदाकिनी नदी निकलती है। ये सब नदियों का स्रोत है ये हिमानियां। फिर सतोपंत हिमानी है उत्तराखंड में, इससे अलकनंदा निकलती है। फिर इसी तरह पिंडारी भी एक हिमनद है। तो इस तरह से ये गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, चौड़ाबारी, सतोपंत, पिंडारी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बलतोरो, ये सब सिक्किम में एक हिमनद है, इसका नाम है जेमू हिमनद, वो सिक्किम में है। तो ये सब क्या है? भारत में जो हिमानियां हैं वो पर्वतीय या घाटी हिमनद का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आप मेंस देने जाएं और 7-8 नंबर में सवाल आ जाए कि हिमानियां क्या होती हैं, इसके महत्व को समझाइए। तो हिमानियां क्या होती हैं, आप इसको यहाँ पे समझा देंगे कि भाई वह ऊंचाई पर वह स्थान जहां तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होता है और जहां हिम का शुद्ध वार्षिक संचय की दर अधिक और उसकी तुलना में शुद्ध वार्षिक वाष्पीकरण पिघलन की दर कम होती है, तो वहां सालों भर बर्फ की मोटी चादर जमी होती है और ऐसा स्थान हिम रेखा के ऊपर होता है। उसी को हम कहते हैं हिमनद या हिमानियां। 2 प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं महाद्वीपीय हिमनद, दूसरे को बोलते हैं पर्वतीय हिमनद। और फिर इसकी भी व्याख्या कर देंगे, कुछ का उदाहरण लिख देंगे। और अब इसका महत्व, तो महत्व क्या है हिमानियों का? तो ये जो हिमानियां है, आप जानते हैं ये जो हिमानियां, संसार में जितना ताजा पानी है, मीठा पानी है, इसका 3/4 हिस्सा इन्हीं हिमानियों में संचित है। इसके अलावा हिमानियां, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो सर्वाधिक मात्रा में परावर्तन हिमानियां ही करती है। पीटी में भी पूछता है कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक परावर्तन कौन करता है? महासागर, स्थल, घास का मैदान, हिमानियां। तो हिमानियां, अब ये परावर्तन होता है तभी तो संवहन के कारण, रेडिएशन और संघनन, ये संवहन के कारण, कन्वेंशन के कारण जो है, कन्वेक्शन के कारण हमारा वायुमंडल गर्म होता है। और वायुमंडल गर्म होना जरूरी है हमारे अस्तित्व के लिए। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहना चाहिए। तो इसमें रोल प्ले होता है, हिमानियों का रोल प्ले, इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसके अलावा ये जो हिमानियां हैं, ये सदा नीरा जो नदियां हैं इनका स्रोत है। चाहे वो अभी मैंने उदाहरण दिया, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे वो शारदा हो, चाहे अलकनंदा हो, इवन घाघरा नदी, वो भी तिब्बती क्षेत्र में एक हिमानी से ही निकलती है। तो सदावहिनी नदियों का स्रोत है। इसके अलावा हिमानियां जो हैं ये समुद्र के जल स्तर को मेंटेन करती हैं। अब आजकल देखिए ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, हिमानियों के पिघलने की दर बढ़ गई है, तो समुद्र का जल स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कई द्वीपीय देश के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो चुका है। और ये जो हिमानियां होती हैं पूरे विश्व के वैश्विक जो है वो जलवायु को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और फिर हमारे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कई नई स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती हैं। इस प्रकार से हिमानियां जो है पृथ्वी पर जीवन प्रणाली को चलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए हिमानियों का एक हमारे निजी जीवन में, हमारे जीने के लिए जरूरी है ये हिमानियां। ताजा पानी पर ही हम लोग निर्भर हैं और 75% उन्हीं में संचित है। इस तरह से मैंने आपको हिमानियां, हिम रेखा क्या होती है, हिमानियां क्या होती हैं और हिमानियों का महत्व क्या है ये बताया। अब इस तरह से आप देखिए तो मैंने आपके समक्ष पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय को समझाया।
पश्चिमी हिमालय में ट्रांस हिमालय, हिमालय सब कुछ समझा दिया। अब पूर्वी हिमालय में बच गया पूर्वांचल की पहाड़ियां जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में है, इसको भी समझ लेते हैं। 7 या 8 अंक में सवाल आ सकता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां या उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को समझाइए या उसके बारे में लिखिए, तो हम लोग ये भी कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं चित्र भारत का, या फिर हाँ ठीक है, भारत का ही, या आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का एक मैं चित्र आरेख ड्रॉ कर देता हूं। ये सिक्किम है और ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो है, अब ये एक पूरा नॉर्थ ईस्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये तो महान हिमालय है, फिर ये मध्य हिमालय है, और फिर ये डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये आप जानते हैं शिवालिक है। अरुणाचल में शिवालिक को डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो भारतीय प्लेट का सीमा है, सीमांत है, ये है भारतीय प्लेट का क्या, सीमांत। आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था प्लेट टेक्टोनिक का, बताया था किसी भी प्लेट का जो छोर होता है, सीमा का अंत होता है, उसी को हम सीमांत बोलते हैं। तो यहां पर भारतीय प्लेट का सीमांत है और इधर क्या है, यूरेशियन प्लेट है। तो लगातार टकराहट की स्थिति के कारण यहां पे एक नदी है दिहांग नदी, उस नदी घाटी के पास ये जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है, इसमें सिंटेक्सियल बेंड पड़ गया, यानी कि ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया, और दक्षिण की तरफ मुड़ने के कारण ही जो पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की तरफ विकसित हो गई, भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील होने का और यूरेशियाई प्लेट से टकराने का ये सीमांत के पास प्रभाव पड़ा और हिमालय दक्षिण की तरफ बेंड कर गया, और इस तरह से पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण हो गया। तो इसमें सबसे पहला जो ये है, ये वाला इलाका, अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं तो इसका नाम है पटकाई बूम। अब पटकाई बूम, तो ये आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को, यहां से ब्रह्मपुत्र आती है और इस तरह से प्रवेश करके ये इस तरह से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किस तरफ ये पूर्वांचल की पहाड़ियां विकसित हुई हैं, दक्षिण की तरफ और दक्षिण पूरब की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के, असम घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दक्षिण पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियां या उत्तर पूर्वी पहाड़ियां विकसित हुई हैं, उनका उत्थान हुआ है। तो यहां पर आप देखिए पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल, ये जो पटकाई बूम है ये घने वनों से ढका हुआ है, काफी दुर्गम स्थलाकृति है और खूब घना वन है, और इसी घने वन में यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये पटकाई बूम में ही है। अब पटकाई बूम के दक्षिण में नागालैंड में एक पहाड़ी है सीमा पर, भारत और म्यांमार के सीमा पर, इसका नाम है नागा पहाड़ी। नागालैंड पहले नाम था, नागालैंड हो गया इसीलिए नागा पहाड़ी से नागा पहाड़ी। अब ये जो नागा पहाड़ी है पटकाई बूम के दक्षिण में नागालैंड में है। अब ये नागा पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक रेखा है। इसके पूर्व पश्चिमी ढाल से जो नदियां निकलती हैं वो भारत में, पूर्वी ढाल से जो नदियां निकलती हैं म्यांमार में चली जाती हैं। तो ये एक नेचुरल वाटर शेड है भारत और म्यांमार के बीच में। और नागा पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है, नागा पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है सारामती, और सारामती की ऊंचाई 3826 मीटर है। आप कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तर पूर्वी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है, जो नागा पहाड़ी के अंतर्गत नागालैंड में है। इसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर में ये जो पहाड़ी है इसका नाम है मणिपुर हिल, मणिपुर हिल या मणिपुर पहाड़ी। और मणिपुर पहाड़ी के ही क्षेत्र में यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है लोकटक झील, और ये झील कई छोटी छोटी, चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ, यहाँ बैरल हिल है, बैरल रेंज पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये मणिपुर हिल में ही जो ये लोकटक झील है, ये लोकटक झील इसलिए खास है कि इस पर संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पूरी दुनिया में कहीं भी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये लोकटक झील भारत में है। और उसका नाम क्या है, उस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कैबुल लामजाओ। और इस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान में कैबुल लामजाओ, और इस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान पर एक हिरण की संकटग्रस्त प्रजाति है जो अब सिर्फ और सिर्फ कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर ही पाया जाता है। वो चूंकि दलदली भूमि है, मिट्टी के पैचेज हैं जो तैरते रहते हैं झील पर, और
वो जो हिरन उसमें चलता है दौड़ता है, उसके खुर यानी उसके पैर धंस जाते हैं, जब वो अपने आप को निकालता है तो वो ऊपर उछल जाता है, और इस क्रम में दूर से देखने पे लगता है कि वो नृत्य कर रहा है, इसीलिए इस हिरन को डांसिंग डियर भी बोलते हैं। वस्तुतः उसके पैर धंस जा रहे हैं, वो उसको निकालता है और ऐसा नृत्य जैसी शैली दिखने लगती है दूर से। इस हिरन का क्या नाम है? संगाई हिरन। अब ये सिर्फ भारत में ही मिलता है, जो कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही है। अब मणिपुर के बाद ढलवा पहाड़ियां हैं, इस मिजो और त्रिपुरी। तो ये मिजो यानी मिजोरम में है मिजो पहाड़ी, जिसका दूसरा नाम लुसाई हिल भी है, और त्रिपुरा में है त्रिपुरी, त्रिपुरी रेंज, त्रिपुरी हिल। अब इनमें जो है इनको ढलवा पहाड़ी बोलते हैं, इनका ढाल बड़ी तेजी से उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता चला जाता है। और मिजो पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है ब्लू माउंटेन, इसका नाम है ब्लू माउंटेन, जो कि मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। और जैसे जैसे हम उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण आते हैं, वैसे वैसे ऊंचाई घटती चली जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में से सवाल बना दिए जाते हैं कि पूर्वांचल हिमालय में उत्तर से दक्षिण जाने पर ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। सत्य, सही, गलत? ये गलत है, ऊंचाई बढ़ती नहीं है, घटती चली जाती है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया पूर्वांचल पहाड़ियों को भी। इस तरह से मैंने हिमालय उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत जिन जिन बातों को समझाना था वो मैंने सब समझा दिया। इस तरह से एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को इसी तरह विस्तार से समझेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।